हमने डिफाइन किया था कि बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स इज बेसिकली टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ अ फोर्स। उसके बाद फिर हमने मोमेंट्स की स्केलर फॉर्मुलेशन देखी थी और साथ साथ हमने उसकी वेक्टर फॉर्मुलेशन जो है वो भी देखी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, क्योंकि मोमेंट की जो वेक्टर फॉर्मुलेशन है, इट सेज के यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट वेक्टर बाय सिंपली टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r and f in this order, r cross f. Now in this r cross f, this r is basically any position vector whose origin is going to be जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं, और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे ये वेक्टर जो है वो फॉल कर सकता है। सो जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक वेक्टर लेना, यू कैन ऑलवेज टेक r1 r2 r3 r4 एंड सो ऑन। सो कोई भी एक कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे अगर आपको नोन है तो आप उस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट बाय दिस फॉर्मूला r क्रॉस f। इसमें f जो है इट शुड बी इन कार्टेशियन नोटेशन, r जो है इट शुड आल्सो बी इन कार्टेशियन नोटेशन, और इसकी मदद से फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मोमेंट वेक्टर जो है फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो मोमेंट वेक्टर मिलेगा ये ऑटोमेटिकली आपको जो है वो कार्टेशियन नोटेशन फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आपने फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आपको मोमेंट की कंपोनेंट्स मिलेंगे, आप उसको स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट ले लें, आपको उस मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो मिल जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स, कि आप उस फोर्स को एज अ स्लाइडिंग वेक्टर कंसीडर करके किसी भी पॉइंट पे आर वेक्टर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और यू कैन टेक आर क्रॉस एफ, इट वुड गिव यू सेम आंसर r1 क्रॉस f, r2 क्रॉस f, r3 क्रॉस f एंड सो ऑन। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आई होप कि सबको समझ आ गया, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कवर किया था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Okay, so once we are taking the cross product using this r cross f formula, then as we have discussed in the previous lecture, कि cross product में जब दो vectors का cross product लेते हैं तो it can be determined using this determinant. जब आप determinant का इस्तेमाल कर रहे हैं तो the first row of determinant would represent the three unit vectors I, j and k. The second row would represent the components of the first vector in this cross product. यहाँ चूंकि r है तो आप r के components ले लेंगे rx, ry and rz, whereas the third row of this determinant represents the components of the second vector f. तो fx, fy और fz आपके third row में आ जाएंगे. Now once you extend this determinant, आपके पास इस डिटरमिनेंट को जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, एक्सपेंड करने से क्या होगा कि अगर हम i के हवाले से बात कर रहे हैं तो i आपने ले लिया, i से क्या मुराद है कि आपने i वाली रो और कॉलम को जो है वो हटा दिया। द रिमेनिंग फोर एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड इन दिस फैशन, दैट इज ry fz minus rz fy। तो आपके पास ये i की जो है वो सात कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। उसके बाद इन द सेकंड स्टेप आप जब j की बात करते हैं तो j का मतलब क्या है कि आपने इन दो j के रो और कॉलम को जो है वो कट कर दिया। सो माइनस j, ये माइनस साइन आएगा j के साथ, सो माइनस j, और साथ में उसी तरह rx fz माइनस rz fx। तो ये आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी j के साथ। एंड फाइनली वंस यू आर डूइंग इट फॉर यूनिट वेक्टर k के लिए आप इसी तरह k वाली रो और कॉलम को जो है वो डिलीट कर देंगे। सो rx fy minus ry fx। तो इस तरह आपका ये डिटरमिनेंट जो है ये एक्सपेंड हो जाएगा और आपको मोमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन नोटेशन मिल जाएगा i j k यूनिट वेक्टर्स के साथ। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, फिजिकली दिस मोमेंट वुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r and f। सो अगर आपके पास ये शेडेड प्लेन शो किया गया व्हिच कंटेन्स r and f, तो द मोमेंट वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कंटेनिंग r and f। तो आपको यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा ये ऑटोमेटिकली आपको कार्टेशियन नोटेशन फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलें, तो इससे रेलिवेंट एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और फिर एक छोटा सा वेरेगनेंस थ्योरम है उसके हवाले से जो है वो बात करेंगे। रिजल्टेंट मोमेंट की पहले एक स्लाइड है। रिजल्टेंट मोमेंट क्या कहती है, जिस तरह आप अगर आपको याद हो स्केलर फॉर्मुलेशन की जब हम बात कर रहे थे तो हमने रिजल्टेंट मोमेंट क्या कहा था, इट इज बेसिकली द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग अबाउट पॉइंट ओ। सो यहाँ हमारे पास तीन फोर्सेस थी, तीनों का हमने मोमेंट कैलकुलेट किया था क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज के हिसाब से, हमने उनको साइंस असाइन किए थे और देन वी टेक द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोमेंट। बिल्कुल इसी तरह जब हम वेक्टर फॉर्मुलेशन की बात करें एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोमेंट, सो इन दैट केस द रिजल्टेंट मोमेंट MRO वुड बी द सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स due to forces F1, F2, F3 and so on. So चूंकि आपके पास यहाँ तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1, F2, F3 और पोजीशन वेक्टर्स आपने डिफाइन किए हैं R1, R2, R3 की हिसाब से, तो बेसिकली ये समेशन R क्रॉस F क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी R1 क्रॉस F1 which would define the moment due to force M1. So this is moment due to force M1. इसी तरह R2 cross F2 would define the moment due to force F2 प्लस R3 क्रॉस F3। तो जितनी भी आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उन सब की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो R क्रॉस F की फॉर्म में आप निकालते चले जाएंगे और आखिर में इन तमाम मोमेंट्स, चूंकि आपको ये जो मोमेंट्स मिलते हैं ये कार्टेशियन नोटेशन की फॉर्म में मिलते हैं, M1 भी IJK की फॉर्म में होगा, M2 भी IJK की फॉर्म में होगा, M3 भी IJK की फॉर्म में होगा। तो सिंपल तीन वेक्टर्स को ऐड करना है आपने, इंडिविजुअल I कंपोनेंट्स को आप ऐड कर देंगे, J कंपोनेंट्स को आप ऐड कर देंगे, K कंपोनेंट्स को आप ऐड कर देंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट the resultant moment MR in terms of Cartesian notation. So is the topic of resultant moment clear to all of you? So moving forward,
एंड मूविंग ऑन टू द एग्जांपल 4-3 जिसमें थोड़ा सा हम वेक्टर फॉर्मुलेशन की मदद से मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे. वी नीड टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F about point O and we need to express this result as a Cartesian vector. ये जो सेकंड पार्ट है ये जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है. हम जब r क्रॉस f से कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो चीज मिलेगी दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन. ओके, सो व्हाट vector we are going to use here as a position vector for finding the moment? Any one volunteer student who can tell me? सर UAV. नहीं, हम मोमेंट अभी जैसे हमने बात की थी, अगर हम मोमेंट अबाउट पॉइंट O वेक्टर फॉर्म में लिखें so we will be requiring r cross f in this vector form. What should be this vector r? सर OA. पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर हो जाएगा. चलें, अभी आपने कहा ROA, तो हम इस ROA या RA को जो है वो डिफाइन करते हैं. सो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर RA. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A? Sir, 12 with respect to Z. So 0 0 12. So accordingly हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर RA बनेगा वो क्या बनेगा? Sir, 12 J. 12 के. अच्छा, अब हमने फोर्स को भी कार्टेशियन नोटेशन में लिखना है, isn't it? So the magnitude of this force is 2 kilonewton और हम इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? यूनिट वेक्टर AB के साथ. So यूनिट वेक्टर AB क्या होगा? हमें B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. What should be the coordinates of point B? Can you identify them? Yes, sir. 4 12 4 12 0. So unit vector UAB is going to be 4I plus 12J minus 12K divided by its magnitude. इससे आपको फोर्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन जो है वो मिल जाएगी. ओके, आपके पास R भी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में आ गया, आपके पास फोर्स भी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में आ गई. देन यू कैन टेक दिस मोमेंट एज MO इक्वल टू R क्रॉस F. क्या आप मुझे बता सकते हैं, इज देयर एनी अदर position vector as well which we can use in this R cross F? Sir, OB. Yes, that's correct. अभी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि हम इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कोई सा भी एक पोजीशन वेक्टर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. सो चॉइस हमारी अपनी थी. अगर हम चाहते हैं तो यहाँ हम इस वेक्टर जिसको मैंने RB का नाम दिया है इसको भी मैं यूज कर सकता था. एंड RB क्रॉस F would also give me the same result. वो कैसे? आपके पास नहीं है सर. आपकी अपनी चॉइस है, जहां जिस तरह आप आसानी समझते हैं यू कैन यूज इट. फॉर एग्जांपल अगर मैं RA का इस्तेमाल कर रहा हूं तो जिस तरह भी बात हुई थी, पहली रो डिटर्मिनेंट की IJK आ जाएगी. सेकेंड रो में चूंकि RA हमारे पास 12K था, तो आपके पास जो कंपोनेंट्स आएंगे वो 0 0 12 आ जाएंगे. और फोर्स को आपने ऑलरेडी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखा है विच इज दिस पर्टिकुलर नोटेशन. तो आपने उसके x, y और z कंपोनेंट्स लिख लिए हैं. नाउ वंस यू एक्सपेंड इट, the moment would comes out to be minus 16.5 I plus 5.51 J kilonewton meter. Alternately, you can also use RB cross F. RB आपके पास जिस तरह भी बात हुई थी B के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से 4I plus 12J RB हो जाएगा. So आपके पास RB वेक्टर आ गया. अगेन इफ यू आर टेकिंग RB क्रॉस F, पहली रो आपके पास IJK आ गई, सेकेंड रो 4 12 0 आ गया which represents the x y z components of this position vector. और थर्ड रो में आपने उसी तरह फोर्स के तीनों कंपोनेंट्स लिख लिए, 0.4588 J component और K component. So now once you take or once you expand the determinant, you are going to get the same moment which is minus 16.5 I plus 5.51 J which is similar to RA cross F. So this is basically a simple proof of that प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, जो ये कहता है कि आप ये जो पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करते हैं फॉर फाइंडिंग द मोमेंट, इट कैन बी एनी पोजीशन वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट जिसके अबाउट आप मोमेंट फाइंड कर रहे हैं टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स. वेदर इट कैन बी RA, इट कैन बी RB, इट कैन बी एनी अदर वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ
this force F. Is this point clear to all of you? Principle of transmissibility clear है हर एक को? Yes, sir. चलें. So moving forward, किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से? So shall we move forward? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जहां आसानी समझे, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके लिए निकालना आसान हो, आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के उस पोजीशन वेक्टर को इस r क्रॉस f में इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई कंपल्शन नहीं होगी कि आपने एक स्पेसिफिक वेक्टर को इस्तेमाल करना है. जहां आप आसानी समझते हैं जिस पोजीशन वेक्टर के साथ, आप उसको यूज कर सकते हैं एज पर दिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. Okay, moving on to the next example, which is example 4-4, in which two forces are shown to you in terms of their Cartesian notation. F1 is also given to you in terms of ijk, F2 is also given to you in terms of ijk. You need to determine the resultant moment which they create about point O, and we need to express it as a Cartesian vector notation. Okay, now in order to calculate summation moment, आपको अगर याद हो, जब हम इससे पहले summation fx और summation fy लिखते थे तो हम क्या करते थे, ये पॉजिटिव साइन डालते थे और फिर हम summation fx लिख रहे होते थे. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब हम लिख रहे होते थे? आपको मैंने शुरू में बताया था जब हम ये चीजें कर रहे थे. जी, एनीवन वॉलंटियर स्टूडेंट, ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता था उस समेशन fx में? सर पॉजिटिव एक्स वाली साइड. या दैट्स करेक्ट, पॉजिटिव, यानी आपकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड आप राइट की तरफ ले रहे हैं. इसी तरह जब टू डायमेंशन में आप मोमेंट ले रहे होते हैं तो आप क्लॉकवाइज साइन के साथ, मसलन आप जब मोमेंट्स की समेशन करते हैं तो आप यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव समेशन MO. पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यू आर बेसिकली टेकिंग दीज काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स एज पॉजिटिव. ऑल्दो वेक्टर फॉर्म में हम ये नहीं लिख रहे होते, लेकिन स्केलर फॉर्म में जहां जहां हम मोमेंट्स को सम कर रहे होते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड कर रहे होते हैं, तो हम वो एरो जो है वो डाल रहे होते हैं. ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोमेंट विच इज MRO इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. अभी इससे पिछली स्लाइड पे हमने देखा था वो क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी समेशन R क्रॉस F. अब इसमें आपके पास दो फोर्सेस हैं F1, so it means that you are going to define two position vectors. One is going to be this position vector R1, which is going to be cross product with F1. The other one is going to be this position vector R2, which is going to be cross product with that F2. So I can write it as R1 cross F1 plus R2 cross F2. तो ये आपके पास रिजल्टेंट मोमेंट का फॉर्मूला आ गया. अगर मैं R1 की बात करूं तो आपके पास जो यहाँ डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ijk. R1 जो पोजीशन वेक्टर है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? सर ओनली y कंपोनेंट. ओनली y कंपोनेंट. सो 0 5 0 आपके पास R1x, R2, R15 और R10 हो जाएगा. What about this force? ऐसे ही होगा, -60 40 20. Yes, sir. चलें, so ये आपके पास पहला डिटर्मिनेंट आ गया. इसी तरह फॉर द सेकेंड फोर्स यू आर गोइंग टू टेक R2 क्रॉस F. सो आपके पास उसी तरह ijk आ गए फर्स्ट रो में. अगर मैं R2 की बात करूं तो पॉइंट B के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? सर 4 5 -2. सो x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 5 है और z कोऑर्डिनेट इसका -2 है. सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 4 5 -2, and the second force is 80 40 and -30. So once you expand these two determinants and add these two vectors, i को i से ऐड कर दें, j को j से ऐड कर दें, k को k से ऐड कर दें, आपको जो है वो रिजल्टेंट मोमेंट मिल जाएगी, which is going to be this vector 30i - 40j plus 60k pound foot में आ जाएगी. Is it clear to all of you? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? No, sir. चलें,
सो हमने दो एग्जांपल्स देखी, एक हमने वेक्टर फॉर्मुलेशन के हिसाब से देखा कि मोमेंट को किस तरह फाइंड करते हैं, आर क्रॉस एफ की मदद से, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की मदद से हम कोई भी पोजीशन वेक्टर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि हमें रिजल्टेंट मोमेंट्स अगर फाइंड करने हो तो हम इंडिविजुअल फोर्सेस की मोमेंट्स को फाइंड करके वेक्टर फॉर्म में उन सारे वेक्टर्स को ऐड करते चले जाएंगे, हमें रिजल्टेंट मोमेंट जो है वो मिल जाएगा। इसमें जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं वो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में कर रहे होते हैं। काइंडली कोशिश करें कि जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा सुकून के साथ डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करें ताकि आपके पास उसी हिसाब से करेक्ट सोल्यूशन आए। अक्सर लोग इस जे के साथ ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसको भूल जाते हैं। काइंडली इस नेगेटिव साइन को जो है वो ना भूलें। ये नेगेटिव साइन बाय डिफॉल्ट आता है आई के साथ, जब आप कर रहे हैं तो आई की हट गई और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जे के साथ जब कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन डाल के फिर के के साथ पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो काइंडली जब डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करें तो थोड़ा सा साइंस का आप ख्याल रखें। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और इसके बाद फिर इन सारे टॉपिक से मिला के प्रॉब्लम्स जो है वो दिए गए हैं जो कि हम थोड़े से आज करेंगे, मे बी अगर टाइम मिलता है। बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो हम नेक्स्ट वीक वाले लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। ओके, नो दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इज आल्सो टर्म्ड एज वेरिग्नस थ्योरम। कुछ टेक्स्ट में आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का नाम मिलेगा, कुछ जगह इसको वेरिग्नस थ्योरम कहा गया है, सिंस इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन वेरिग्नन। नाउ व्हाट डज दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टेट्स? ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है कि the moment of a force about a point is equal to the sum of moments of the components of force about that point. So ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है या वेरिग्नस थ्योरम है, बेसिकली इट इज मेजर, इसकी जो एप्लीकेशन है ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स में जो है वो इस्तेमाल होती है, क्योंकि 3D में तो ऑलरेडी हम वेक्टर फॉर्म में ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन 2D में आपको अभी आगे एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत सी जगहों पे आपको इस वेरिग्नस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये थ्योरम आसान अल्फाज में कहती क्या है कि इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट द moment of a force about any point, then you can simply resolve that force into its components, और उन individual components की जो moments है वो आप फाइंड करके उनको algebraically ऐड कर दें, it would produce the same effect as compared to the moment of that force about a point. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बॉटम ऑफ दिस स्लाइड राइट हैंड साइड एक फिगर दी गई है in which a force is acting at this point which is this force F. अगर मैं आपसे कहूं कि इस फोर्स का मोमेंट फाइंड करें अबाउट पॉइंट O, तो हमारी जो स्केलर फॉर्मुलेशन है, जैसे हमने कहा 2D पे इसकी एप्लीकेशन होती है, स्केलर फॉर्मुलेशन में हमें मोमेंट फाइंड करने के लिए क्या 2 चीजें चाहिए? क्या याद है कल का लेक्चर आपको? व्हाट 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट स्केलर फॉर्मुलेशन? सर मोमेंट आर्म, सर आर और फोर्स। That's correct. So we need 2 things: the magnitude of force as well as that moment arm. Now, what if this force is not acting पैरेलल और परपेंडिकुलर? हमने जितनी उस दिन एग्जांपल्स की थी उसमें तो वो सारी फोर्सेस हमने कैलकुलेट की थी। अगर आपको याद हो, ये वाली जो एग्जांपल थी इसमें सारी फोर्सेस वो थी जो या तो उस पॉइंट या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंट एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्ट कर रही थी, इजंट इट? Yes, sir. अगर सपोज मैं आपसे कहता कि आपने इस फोर्स की वजह से मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी 50 न्यूटन वाली जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्ट नहीं कर रही, रादर दिस फोर्स इज एक्टिंग एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the force and the moment axis? Moment arm आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? So when the force is not acting parallel or perpendicular to that axis, then the calculation of this moment arm would become slightly complicated. So in order to reduce that complexity or in order to avoid that complexity, हम इस वेरिग्नस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ये वेरिग्नस थ्योरम क्या कहती है कि बजाय इसके कि मैं ये मोमेंट आर्म कैलकुलेट करूं, जो कि शायद मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, मैं अगर इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व कर लूं इन टर्म्स ऑफ Fx एंड Fy, इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का मोमेंट में फाइंड कर लूं, क्योंकि जनरली ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y आ जाएगा, इसी तरह ये y कंपोनेंट जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x आ जाएगा, और ये कैलकुलेट करना, ये फाइंड करना कोऑर्डिनेट्स की मदद से ज्यादा आसान हो जाता है रादर देन फाइंडिंग दिस d. So I have to resolve this force into its components Fx and Fy, and I am going to sum the moments of these components in order to find out the moment of this force F.
वो सम किस तरह होगा कि अगर मैं fx की बात करूं, fx का पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है? जी, fx का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है? सर वाई y आ रहा है। तो इसका मोमेंट होगा fx टाइम्स y, ऐसा ही है। Yes, sir. ये fx किस डायरेक्शन में मोमेंट बना रहा है अबाउट पॉइंट O, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो क्या करना चाहिए मुझे क्लॉकवाइज के लिए? नेगेटिव सर आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ नेगेटिव साइन विद दिस मोमेंट। अच्छा, अब दूसरे मोमेंट की बात करते हैं, fy की बात करें। सो fy कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम पॉइंट O? सर एक्स सर एक्स fy इंटू एक्स आ जाएगा ये मोमेंट। और fy का मोमेंट अबाउट पॉइंट O क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है? काउंटर क्लॉकवाइज Counterclockwise, so we are going to include it with a positive sign. So overall, the moment MO is going to be equal to fyx minus fxy. So rather than calculating this distance d, generally मुझे ये perpendicular distances known होते हैं x और y, तो मैं वेरिग्नेस थ्योरम का अप्लाई करते हुए 2 डायमेंशन में मोमेंट किसी भी फोर्स की जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तरीका क्या है कि आप उस फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं along the x and y axis, और फिर आप जो है वो उनके इंडिविजुअल मोमेंट्स को कैलकुलेट करके algebraically ऐड कर देते हैं। इज दिस पॉइंट और वेरिग्नेस थ्योरम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलें, सो सॉल्विंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, और ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है, और उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर जो है वो खत्म कर देंगे। वी नीड टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F which is having a magnitude of 5 kilonewton about point O। ठीक है, हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यूजिंग वेरिग्नेस थ्योरम। अब इमेजिन करें कि आपको ये जो D है ये फाइंड करना पड़ता तो थोड़ा सा मुश्किल काम था। Rather, we are going to resolve this force into its components along the x and y axis first, and then we are going to use the Varignus theorem. So, अगर मैं solution की बात करूं तो चलिए solution 1 की मैं बात करता हूं। पहला मेथड क्या है कि Varignus theorem का ही मैं दोनों मेथड्स में अप्लाई करूंगा। First of all, I am going to take the conventional x and y axis, और इस फोर्स के मैं कंपोनेंट्स बना लूंगा along x and y axis। ठीक है, so this component would be fx and this component would be fy, isn't it? Yes, sir. चलें, so you need to take the moment of this force about point O. So you have resolved this force into its components fx and fy, जिसमें अगर मैं fx की बात करूं तो वो हो जाएगा 5 cos 45, क्योंकि आपको एंगल 45 डिग्री एक्स एक्सिस से गिवन है, और इसी तरह आपके पास जो fy हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 5 sin 45। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोमेंट, जिस तरह अभी हमने बात की थी, जब भी हम मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो हम बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को पॉजिटिव ले रहे होते हैं। सो पॉजिटिव moments about point O should be equal to fx, which is 5 cos 45। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जो x कंपोनेंट बना रहे हैं फ्रॉम पॉइंट O? ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, isn't it? So what should be this perpendicular distance as per the geometry of this figure? Three sine of 30। ये चीज समझ आ गई है रेक को? सही है, दोबारा था देखें, आपके पास fx तो आ जाएगा which is f cos 45। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, f cos 45 5 cos 45 हो गया। जी सर। आपके Yes, पास sir. यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 3 मीटर्स है। ठीक है, तो आपके पास ये Yes. डिस्टेंस 3 मीटर है, आपको मैं कहूं यहां से लेके यहां तक कैलकुलेट करें तो इट इज गोइंग टू बी 3 sin 30। यस सर, सही समझा। ठीक है, अच्छा, अब ये fx जो है ये पॉइंट O के अबाउट जो मोमेंट बना रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। Clockwise. So I am going to include a negative sign with this moment component. Clear है ये नेगेटिव साइन कहां से आया?
Yes, sir. Okay, now moving on to the second component, which is the y component. Y component आपके पास क्या है? It is 5 sin of 45. So ये आपके पास वो y component है जिसकी अभी हमने बात की है, 5 sin 45. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक? Sir, 3 cos 45. It is 3 cos 30. 3 cos 30. 3 cos 30. Okay? So fy मोमेंट बना रहे clockwise, counter clockwise. Clockwise. It is also making clockwise moment. So I'm going to include it with a negative sign. So once I am adding these two moments, I'm going to get minus 14.5 kilonewton meter, and this negative sign indicates कि जो आपके पास overall इस force की वजह से moment आएगा, that is going to be in a clockwise direction. Is this solution clear to all of you? कोई point जो आप पूछना चाहें? सर नेगेटिव कैसे है, रिपीट कर देंगे आप? देखिए हमने पॉजिटिव मोमेंट्स किसको कहा है? जो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस करें. सो दोनों कंपोनेंट जो है वो पॉइंट ए के अबाउट जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है? इट इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन बोथ द मोमेंट्स टू बी नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. एफ भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एफ वाई भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्लियर है? यस सर. So any other thing which you want to ask regarding solution 1? Okay, so there is another application of Varignon's theorem. हम Varignon's theorem को एक और तरीके से भी अप्लाई कर सकते थे. Rather than using the conventional XY axis, हम ये भी कर सकते थे कि हम इस फोर्स के जो कंपोनेंट्स बनाए, क्योंकि Varignon's theorem ये तो नहीं कहता कि फोर्स के कंपोनेंट्स हमेशा XY एक्सिस के अलोंग बनने चाहिए. किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हम ये कंपोनेंट्स जो है वो बना सकते हैं. सो रादर देन यूजिंग द कन्वेंशनल XY एक्सिस, व्हाट अबाउट अगर मैं एक्सिस जो है वो इस्तेमाल करूं अलोंग दिस बीम O, सपोज मैं कहता हूं ये पॉइंट D है. सो अलोंग दिस बीम OD एंड परपेंडिकुलर टू दिस बीम OD, कैन आई यूज दैट एक्सिस? इस एक्सिस सिस्टम को सपोज मैं कह देता हूं x डैश एंड y डैश, जस्ट टू रिप्रेजेंट इट मैं इसको कह देता हूं x डैश एंड y डैश. ओके, नाउ व्हाट डज द फोर्स ऑफ 5 kilonewton मेक्स एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द x डैश एक्सिस? कैन यू कैलकुलेट इट? Sir, 45 minus 945. देखें आपके पास एक बीम है जिसका एंगल यहां से 30 डिग्रीज गिवन है. ठीक है, और आपके पास ये वाली लाइन में एक्सटेंड कर दूं, ये एंगल कितना आ जाएगा? 30. फोर्स आपकी बना रही है 45, so 45 plus 30, आपके पास जो टोटल एंगल आएगा दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 75 डिग्रीज, isn't it? So this force is making an angle of 75 degrees with respect to axis OD, जिसको हमने x डैश कहा है. ये क्लियर है एक को? जी काइंडली कोई जवाब दे दें. इज इट क्लियर दिस एंगल? यस सर. चलें, अब थोड़ा सा हमने करना क्या है कि अभी जिस तरह कहा था हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स अलोंग दिस x डैश एक्सिस. मैं इस कंपोनेंट को कह देता हूं fx डैश. दूसरा कंपोनेंट मेरा बनेगा इस एक्सिस के अलोंग जिसको मैं कह देता हूं fy डैश. ये भी क्लियर है सर. Yes. fx डैश का कितना मैग्नीट्यूड होगा? 5 cos 70. 5 cos 75. fy डैश का कितना मैग्नीट्यूड होगा? 5 sin 70. 5 sin of 75. अब थोड़ा सा मुझे गौर से देख के बताएं, what would be the moment due to this fx dash? Zero. Why? Because this fx dash is basically passing through point Line O. of तो आपके पास क्योंकि मोमेंट आर्म नहीं बन रहा, दैट्स व्हाई
the moment due to fx dash is going to be 0. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Yes, Okay, sir. what about the moment due to fy dash? इसके लिए हमारे पास perpendicular distance क्या होगा? 3. हम डायरेक्टली इस 3 को इस्तेमाल कर लेंगे बजाय इसको रिजॉल्व करने के, जिस तरह हमने पिछले उसमें रिजॉल्व किया था। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मजीद सिंप्लीफाई हो जाएंगी अगर आप वेरेगनेंस थ्योरम का इस्तेमाल करना जानते हो। जरूरी नहीं है कि हर दफा आप कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस इस्तेमाल करें, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई सी भी दो एक्सिस को यूज करते हुए इस वेरेगनेंस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा देखें, यहां जब मैं इस तरीके से मोमेंट निकाल रहा हूं, मोमेंट अबाउट पॉइंट O, इट इज गोइंग टू बी मोमेंट ड्यू टू एफ एक्स डैश, जो कि हमारे पास 0 आ गया। एफ वाई डैश का मोमेंट क्या होगा? 5 sin 75, जिस तरह अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है एफ का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 3 हो गया। ये क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट O? Clockwise movement. Clockwise moment. So Clockwise. once you are taking this product, you are again getting 14.5 kilonewton meter. So the same answer, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। सो आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें कन्वेंशनल एक्स वाई अप्लाई कर लें, लेकिन यहाँ कन्वेंशनल एक्स वाई के बजाय, चूंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट्स का आपको गिवन था, तो बजाय आप कन्वेंशनल एक्स वाई यूज करते, आपने एक्सेस चेंज कर ली, आपने अलोंग द बीम एंड परपेंडिकुलर टू द बीम ये दो एक्सेस इस्तेमाल कर ली, एंगल्स डिटरमिन किए। फोर्स को तो दोनों सूरतों में आपको रिजॉल्व करना होगा। यहाँ फायदा क्या है कि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो गई, आपको मोमेंट आर्म को जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल करने का मौका मिल गया, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। Is this point clear to all of you?